इक्वल टू क्वेरी माई सीक्वल डेटाबेस, वैसे ही हम लोग इसमें साइफर यूज करते हैं Neo4j को डेटाबेस यूज Neo4j के डेटाबेस से फेच करने के लिए रिकॉर्ड्स। अब जैसे मेरे को क्या करना है, ये एक मेरा डेटाबेस है, ये मूवी का डेटाबेस है ना, ये पहले से इसमें प्री बिल्ट मिलता है, मूवी का डेटाबेस है। तो इसमें मेरे को क्या करना है, जैसे ये इन्हें पहली क्वेरी दे रखी है, इसको बस जाके तुम लोग को एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे को क्या देगा, मैच। जैसे वहां पे मैं क्या लिखता था, वहां पे मैं लिखता था सिलेक्ट, एसक्यूएल में सिलेक्ट लिखता था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैच। क्या करो, मैच, मैच करो तुम। एम दे दिया, नाम किसको दे दिया, शॉर्ट नेम दे दिया मूवी को, एम दे दिया, शॉर्ट नेम दे दिया मूवी को। वेयर कहाँ पे, ये वेयर उधर भी होता था। जैसे मेरे को अगर एसक्यूएल में क्वेरी करना है, एसक्यूएल में जैसे मेरे को क्वेरी करना है सिलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, क्या जहाँ पे आईडी मेरी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 5 हो जाए। तो वो चीज यहाँ पे भी है। ये एसक्यूएल में जो मैं क्वेरी करता था वही चीज यहाँ पे है। बस यहाँ पे क्या हो गई, एक लैंग्वेज हो गई डिफरेंट लिखने की। यहाँ वहां पे मैं सिलेक्ट लिखता था, यहाँ पे मैं मैच लिख रहा हूँ। यहाँ पे मूवी का जैसे मैंने क्या दे दिया, मूवी को एक नेम दे दिया, मूवी को मैंने एक नेम दे दिया, है ना। तो मूवी को मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया, उसको क्या कर दिया मैंने, रिप्रेजेंट कर दिया एम से। ये मान लो की मान लो, ये उसकी वैल्यू मान लो, सिंपल सा। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे वेयर, वहां पे भी वेयर है, यहाँ पे वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 5। वैसे ही यहाँ पे क्या है, वेयर एम डॉट रिलीज, मूवी को क्या दे दिया था, एम नाम दे दिया था, एम डॉट रिलीज इज ग्रेटर देन 2000। तो मेरे को क्या कर दो, अब इसमें क्या है, थोड़ा प्रोग्रामिंग टाइप का है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा तुम्हें एम। और लिमिट क्या दे दी, लिमिट से क्या होता है मेरा, कि मेरे को 5 रिकॉर्ड्स दो केवल, लिमिट कर दिया है। अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा तो मेरे को, अब वैसे भी डिफॉल्ट एक लिमिट सेट होती है कि आपको इतने रिकॉर्ड्स ही एक बार में मिलेंगे। तो जैसे इसको रन कराते हैं हम लोग, ये देखो, ये मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को पूरा ग्राफ, एक डेटाबेस मिल गया, है ना। ये मेरे को एक ग्राफ, पूरा एक ग्राफ मिल गया सोशल नेटवर्क का, एक मेरे को नेटवर्क मिल गया। अब इसमें क्या है, ये वो मेरे को रिकॉर्ड्स ला के दे रहा है जो कि क्या है, जो कि मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 2000 है। तो ऐसे 5 रिकॉर्ड्स ला के दे दिए। अब इसमें देखना बेस्ट चीज क्या है इनकी, यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राफ हो गया, ये मेरा पूरा ग्राफ है, इसको तुम कहीं से भी घुमा के कहीं पे भी पलट सकते हो। ये ग्राफ हो गया मेरा, ये हो गया टेबल फॉर्म पे। और एक टेबल फॉर्म पे किस पे, ये जेसॉन डेटा लिखा हुआ है, की वैल्यू पेयर पे, टाइटल की है, ये वैल्यू हो गया द मैट्रिक्स रीलोडेड। यहाँ पे रिलीज कौन सी डेट को हुई थी। अब मेरे को टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, ये मेरे को टेक्स्ट फॉर्म में मिल गया। मेरे को कोड के फॉर्म में चाहिए, कोड के फॉर्म में भी मिल गया मेरे को। तो ये चीज हो गई मेरी इसमें। जैसे मैंने क्वेरी करा, ये मूवी मैंने क्वेरी करी कि जो रिलीज डेट क्या हो, जिनकी जो क्या हो, कि ग्रेटर देन 2000 हो। अब जैसे मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इनका और डाइवर्स फॉर्म में देखना है कि भाई अब ये जो मेरी मूवी है, कौन सी, चलो ये देखते हैं। तो इस मूवी के अंदर और क्या क्या था, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा एक्सपैंड। तो ये क्या ला के देगा मेरे को, ये देखो। अब ये क्या दे रहा है मेरे को, देखना ध्यान से। ये क्या दे रहा है, ये जो मूवी है किसने डायरेक्ट करी, डायरेक्टेड किसने करी, ये किसने डायरेक्ट करी, इसने डायरेक्ट करी थी। और कौन कौन किसने किसने एक्ट, कौन कौन इस मूवी में एक्ट किया था। तो इसने टॉम हैंक्स ने इस मूवी में एक्ट किया था। तो ये ला के दे दिया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, इनको और एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसको एक्सपेंड करा, ये देखो और आ गया मेरे पास डेटा, है ना। ये देखो, ये मेरे पास क्या आ गया, और डेटा आ गया पूरा। ये पूरा नेटवर्क बन रहा है। अब देखना, ये क्या आ गया, टॉम हैंक्स ने कौन कौन सी और मूवीज में एक्ट किया है। ये देखो, इन इन मूवीज में एक्ट किया, और इसने कौन कौन सी मूवी डायरेक्ट करी है। ये इसने मूवी डायरेक्ट करी और उसमें एक्ट भी किया है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं इसको और एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्लाउड एटलस मूवी है, मैं इसमें देखना चाहता हूँ और क्या क्या इस मूवी को किसने डायरेक्ट करा, कौन कौन इसने, किसने किसने इसमें एक्ट किया। मैं इस पर क्लिक किया तो और ये एक्सपैंड हो गया। ये देखो, ये पूरा नेटवर्क बन रहा है, देखना ध्यान से। ये जो है, ये देखो पूरा नेटवर्क बन गया। अब ये क्या हो गया मेरे पास, क्या डेटा आ गया, कि क्लाउड एटलस नाम की मूवी में और कौन कौन किसने किसने लिखी, किसने डायरेक्ट करी, किसने किसने एक्ट करा। ये डेट इसको एक मैं केवल एक क्वेरी कर रहा हूँ, और उस क्वेरी से मैं कितनी चीजें ले सकता हूँ, देख लो। ये चीज अगर मैं आरडीबीएमएस में कर सकता, ये नहीं कर सकता हूँ मैं। उसके लिए मेरे को सेपरेट क्वेरी लिखनी पड़ेगी फिर से। और इतना अच्छा व्यू भी मेरे को नहीं मिलेगा कि मैं इसको कहीं पे भी ले जाके देख सकूं ऐसे करके, कि इसमें हाँ ठीक है, इस अब मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है चलो। अब मेरे को क्या मिल गया, ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, ये जो मूवी है पोलर एक्सप्रेस, इसमें मैं देखता हूँ और इसको एक्सपैंड में करता हूँ। इसमें और क्या क्या है, अभी जैसे एक्सपैंड ही था,
हम्म, अब जैसे मेरे को जैसे और कोई मूवी में देखते हैं जैसे दा विंची कोड में देखते हैं, तो इसको जैसे मैंने वो किया एक्सपेंड करा, ये देखो और आ गया डेटा मेरे पास। उसके बाद और मेरे को देखना है कोई भी, अब जैसे मेरे को इसका देखना है, ये जो है मूवी है, इसमें किसने किसने काम किया है, मैं इसको करता हूँ, इसका भी आ गया। वैसे ही सिमिलरली मैं और इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मेरे पूरा एक डेटा बन गया, मतलब पूरा एक नेटवर्क बन गया, पूरा ग्राफ बन गया है। तो ये बहुत ही इजी है मतलब एक्सेस करने के लिए, ये इसमें। अब जैसे मेरे को और जैसे क्वेरीज करनी है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे टास्क भी दे रखा है, राइट ए क्वेरी टू रिट्राइव ऑल द मूवी रिलीज आफ्टर द ईयर 2005। तो यहाँ पे दे रखा है 2000, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूंगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2005 कर देता हूँ, और फिर मैं करता हूँ इसको रन। ये देखो, ये 2005 के बाद जो जो मूवीज रिलीज हुई वो आ गई मेरे पास। अब मैं अगर यही चीज करना चाहूँ एक्टर, मेरे को ये देखना है, ये लोग बता रहे कैसे आप कर सकते हो रिलेशनशिप, नोड्स और उनकी रिलेशनशिप कैसे देख सकते हो, वो देखो यहाँ पे हमने देखा था कैसे मैं नोड्स और उनकी रिलेशनशिप देख सकता हूँ। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूँ, देखो अब मैं जैसे कुछ, ये देखो पूरा मतलब एक से पूरा पूरा मतलब रिलेशन बता दिया इसने, कि इसने इसको फॉलो किया, इसने रिव्यू करा, इसने एक्ट करा, इसने डायरेक्ट करा, इसने रोड करी मूवी, सब आ गया इसमें डेटा को। अब जैसे यहाँ पे तीन मैट्रिक्स रिवॉल्व है, इसको मेरे को देखना है इसमें और क्या था चीजें भाई, तो ये और आ गया डेटा पर। बहुत सिंपल है इसमें करने का। अब जैसे यही चीज मेरे को और अच्छा ठीक है, ग्राफ में नहीं देखना, टेबल फॉर्म में देखना है तो टेबल फॉर्म में आ जाएगा पूरा डेटा। टेक्स्ट के फॉर्म में देखना है, टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा, कोड के फॉर्म में देखना है, कोड के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये नियो फोर जे ये कर सकता है, ये मतलब एडवांस डेटाबेस है जो कि हम लोग यूज करते हैं ग्राफ, सोशल नेटवर्क्स एंड ग्राफ को मैनिपुलेट करने के लिए। अभी जैसे इसी में मेरे को रीड राइट करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ आगे। इसमें बहुत क्वेरीज होती है, ये तो केवल स्टार्टिंग की क्वेरी है। और भी बहुत सारी क्वेरीज होती है जिससे कि तुम इसमें इसको डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जितनी एसक्यूएल में कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा ही कर सकते हो इसमें, इस तरीके से। किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लो। ग्राफ डेटाबेस का या मोंगोडीबी हर जगह यूज कर सकते हैं, ग्राफ डेटाबेस को हर जगह यूज नहीं कर सकते, ग्राफ डेटाबेस को उधर ही यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें ग्राफ ओरिएंटेड वर्क करना है। जैसे मेरे को कहीं पे भी नेटवर्क्स बनाने हैं तो मैं उधर यूज कर सकता हूँ ग्राफ डेटाबेस को। अ, अगर जैसे मेरे को कोई भी जैसे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन में यूज करना है तो मोंगोडीबी उस समय ज्यादा एफिशिएंट रहता है, क्योंकि एक्सेस करना बहुत इजी रहता है मोंगोडीबी से चीजें। ग्राफ से भी एक्सेस करना आसान है, पर ग्राफ से नेटवर्क के लिए ज्यादा बेहतर रहता है, नेटवर्क्स कहीं बनाने तो मैं ग्राफ यूज करूंगा। हर डेटाबेस का अलग अलग पर्पस है। जैसे अगर मेरे को की वैल्यू पेयर स्टोर करना है तो अच्छा, उसके लिए अलग है। अच्छा, करने में तो यार सारा काम एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, पर एसक्यूएल के लिए तो एसक्यूएल तभी तो डिग्रेड हो गया क्योंकि सब काम वही कर रहा था। अब एसक्यूएल भाई, अब हर जगह एसक्यूएल यूज नहीं कर सकते। एसक्यूएल इतना जब डाटा ज्यादा बड़ा होता जाएगा तो एसक्यूएल के लिए और दिक्कतें होनी लग जाएंगी। तुम 50-60 टेबल बना दो, उसके बाद फिर एक्सेस करो, तुमको भी थक जाओगे करने में, और उसमें भी बहुत ही किचकिच हो जाएगी डेटा। हाउ वी कैन ऐड दिस डेटा, ये डेटाबेस का यार मैंने तो ऐड नहीं करा इसको कभी भी। इसको तो अभी मैंने तो देखा ही है कि न्यू फोर जे कैसे यूज करते हैं। ऐड भी वैसे ऐड भी करते हैं, जैसे मोंगोडीबी बाकी सारे डेटाबेस ऐड करते हैं वैसे इसको भी ऐड करते होंगे। वैसी एप्लीकेशन नहीं बनाई थी न्यू फोर जे। अगर मैं देखूँ न्यू फोर जे पाइथन देखूँ, तो सिंपली जैसे क्रम भी बताएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है मोंगोडीबी को, वैसे इसको भी करते होंगे कनेक्ट करके। ये दे रखा है डमी, देखो इनने कैसे इसको यूज करना है। देखो न्यू फोर जे का पिप से इंस्टॉल कर लो, पिप न्यू फोर जे, ग्राफ डेटाबेस इंस्टॉल कर लो, और यहाँ पे सैंपल कोड दे रखा है, रन करा के देख लो, चलने लग जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है लोकल होस्ट से, तुम्हें इसके लिए वो क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, नियो 4G का क्लाइंट होता है। नियो 4G का ये वाला क्लाइंट होता है, इसे इंस्टॉल कर लोगे फिर हो जाएगा काम। क्योंकि वो जो अभी रन कर रहे थे वो डॉकर कंटेनर में रन हो रहा था, ये इनका सैंडबॉक्स है टेस्टिंग पर्पज के लिए केवल ये। अगर जैसे रन कराना है तुम्हें, तो तुम्हें इसको यूज कर सकते हो तुम। इंस्टॉलेशन का भी यहाँ पे इन्हें दे रखा होगा, यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन का भी दे रखा है कैसे तुम्हें इंस्टॉल करना है।
यू हैव टू इंस्टॉल एंड मेक साइफर क्वेरी। हाँ, ये देखो, वी आल्सो रिकमेंड इंस्टॉलिंग इट। पिप से इंस्टॉल कर सकते हो, वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो, पिप से इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कनेक्ट करो लोकल होस्ट से और यूज करो Neo4j। जो तुम्हारा यूजर नेम हो गया, पासवर्ड जो तुमने उसमें दिया होगा कनेक्शन के समय, यहाँ पे तुम ये इसको सैंपल क्वेरी दे रखी है, यहाँ पे तुम रन करा सकते हो, इसको रन करा के देख सकते हो कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके। और बाकी जैसे अगर Neo4j को कोई एडवांस बड़े प्रोजेक्ट पे, ये देखो एक पैकेज है, इसका क्लाइंट लाइब्रेरी है, पाई टू नियो हो गया। पाई टू नियो इसका एक पैकेज है, क्लाइंट लाइब्रेरी, जो कि Neo4j एंड पाइथन एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे ही सिंपल, अगर अगर तुम सिमिलरली अगर तुम MongoDB यूज करोगे पाइथन में, तो तुम्हें पाई मोंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाई मोंगो आता है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन जावास्क्रिप्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट में यूज करोगे तो मंगूस आता है, मंगूस, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा जेएस के लिए। वैसे ही पाइनियो हो गया, पाइनियो को इंस्टॉल कर लो, चीजें और सिंपल हो जाएगी करने के लिए। बाकी ढेर सारे इनके पैकेजेस हैं, जैसे जांगो में अगर यूज करना है तो नियो मॉडल, तो इनकी बहुत ही डिस्क्रिप्टिव दे रखी है, हर लैंग्वेज के लिए दे रखा है। जावास्क्रिप्ट में यूज करना है तो जावास्क्रिप्ट का भी दिया हुआ है इनने, कैसे Neo4j को जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। नोट जेएस यहाँ पे कौन सी Neo4j ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, यूज कर लो इसको, सेशन बना के इसको ऐड कर लो उसमें, वही सिमिलरली। और कोई क्वेश्चन? और कोई टॉपिक, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन किसी को, कोई भी पूछ लो यार, कोई भी क्वेश्चन है। वी कैन यूज PHP माई एडमिन फॉर फॉर्म अ डेटाबेस। ये भी कर सकते हो, PHP माई एडमिन। PHP, यार PHP PHP तो बहुत ही वो हो गई है, डाउनग्रेड हो चुकी है अब लैंग्वेज धीरे धीरे। PHP तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आजकल तो। PHP तो बहुत ही वो हो गई है अब तो। जावास्क्रिप्ट जब आ गई सब कर सकती है। PHP माई एडमिन तो सही है, PHP भी सही है, पर जेएस में स्विच कर लो अगर PHP में करते हो काम। जेएस अच्छा है, PHP माई एडमिन तो, PHP तो बहुत हो गई है। हम्म, और कुछ क्वेश्चन किसी को, डेटाबेस के रिलेटेड कुछ भी? बैकएंड के लिए यार जेएस के पैकेजेस देखो, बैकएंड के लिए नोड जेएस हो गया, नोड जेएस यूज कर लोगे, नोड जेएस उसके बाद एक्सप्रेस उसी के साथ एम्बेडेड हो जाता है। बैकएंड के लिए नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस हो गया, डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी हो गया, वन स्टैक हो गया पूरा यार। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस, सारा हो गया इसमें, डेटाबेस भी हो गया, सब हो गया। अगर आर नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, तो एंगुलर हो गया। एंगुलर पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है करने के लिए। लैंग्वेज तो जेएस अच्छी है, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट बेस्ट है। जावास्क्रिप्ट सब कुछ हो जाता है। तो ये Neo4j हो गया, ग्राफ डेटाबेस यही होता है, इतना ही ग्राफ डेटाबेस यूज। और भी अगर इसको एक्सपेंड करना चाहो तो करते रहो, इसमें कोई, इसमें हर चीज वो दे देगा इसके रिलेटेड, जितना भी जो भी अगर उसके होंगे और वैल्यूज होंगी तो और दे देगा वो वैल्यूज। और कुछ क्वेश्चन किसी को? अगर किसी को डेटाबेसेस अगर देखने हो कि डेटाबेसेस और अच्छा से डेटाबेस, डेटाबेस की अलग ही पोजीशन होती है हर कंपनी में। DB एडमिन होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसकी अलग ही पोजीशन होती है। बस यही हो गया कि मेन यही दो तीन है, कैसांड्रा हो गया, कैसांड्रा हो गया तुम्हारा, ये अपाचे की तरफ से हो गया। और तुम्हारा हो गया ये सबसे पहले आना चाहिए एसक्यूएल। एसक्यूएल आता है, फिर देख लो एसक्यूएल के बाद तुम्हारा हो गया मोंगोडीबी, मोंगोडीबी के बाद तुम्हारा हो गया फिर वही Neo4j। बस इतने डेटाबेस अगर आते हैं तो काफी है, नहीं तो अगर इसमें से एसक्यूएल भी आता है तो वो भी काफी है। बाकी सब तो हो ही जाते हैं। मोंगोडीबी एंड एसक्यूएल तो आना ही चाहिए अभी के समय में, तो आसान है मोंगोडीबी एंड एसक्यूएल। इस डेटाबेस मैनेजमेंट कम्स अंडर फुल डेटाबेस मैनेज डीबी एडमिन। यार डीबी एडमिन अलग ही इंसान होता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट कर, डेटाबेस को पूरा मैनेज ही करता है, उसका काम यही होता है कंपनी में कि डेटाबेस को हैंडल करना। कि डीबी एडमिन जो होता है वो यही हैंडल करता है कि डेटाबेस को कैसे मतलब हैंडल करना है, कैसे यूज करना है।
सेकंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा कि एसक्यूएल पढ़ाया जाएगा और साथ में ट्रांजेक्शन्स पढ़ाए जाएंगे, ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी। तो उसमें बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती है डेटाबेस की, कैसे डेटाबेस यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी। तो उससे पता चल जाता है डेटाबेस की कैसे इन डेप्थ नॉलेज क्या होती है। मैक्स मैक्स टू मैक्स सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जाता है। और किसी क्वेश्चन कुछ? परम? हाँ रितेश। परम? हाँ हेलो। आवाज आ रही है मैं मेरी? स्क्रीन शेयर बंद कर, तुम कर लो फिर। हाँ हाँ, स्विच कर लो तुम स्क्रीन शेयर। ठीक ठीक। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों को मोंगोडीबी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें भी मुझे बतानी हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले साहिल ने जिक्र किया पीएचपी माई एडमिन का। तो यहाँ पे होता ये है, जैसे हमने कोई वेब एप्लीकेशन बनाया या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाया जिसमें हमने कोई डेटाबेस कनेक्ट करके रखा है, तो उस डेटाबेस का एक अपना अलग सर्वर होता है जिस पे रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, जिससे कि काम होता है। अब हम अगर अपने एप्लीकेशन में डेटाबेस इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि डेटाबेस में कुछ मैनिपुलेशंस हम मैनुअली करें, तो या तो हम डायरेक्टली क्वेरीज लिख सकते हैं, जो उसका आम तरीका होता है वो करने का। लेकिन कई बार हमें और पावरफुल टूल्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने डेटाबेस को और अच्छे से समझ सकें, उसके अंदर का डेटा देख सकें, बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो उन टूल्स में से एक होता है पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन का इस्तेमाल डेटाबेस के रूप में नहीं होता, वो कोई डेटाबेस नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल होता है डेटाबेस को एक्सेस करने का। उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट करना होता है या फिर ऑब्जर्व करना होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। उसका हम एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरफेस होता है। चलो, तो मैंने आखिरी बार आप लोगों को जेसॉन के बारे में बताया था, आखिरी बार के आखिरी बार। और अभी रितेश ने Neo4j का एग्जांपल दिखाया, जिसमें भी जेसॉन का यूज़ हुआ था। अभी अभी उसने जो दिखाया उसमें भी रिजल्ट्स जेसॉन के फॉर्म में अवेलेबल थे। तो इतनी इम्पोर्टेंस है जेसॉन की कि हर जगह उसका यूज़ होता है। अब जेसॉन क्या होता है ये तो मैंने बताया था, हालांकि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जेसॉन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एरेज होते हैं। एरेज को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रेसेस से हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू पेयर्स के रूप में होती हैं, जहाँ पे की हमेशा स्ट्रिंग होती है और वैल्यू सारे वैलिड टाइप्स में से कुछ भी हो सकती है। और हम ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी लिस्ट्स डाल सकते हैं, तो ये नेस्टेबल होती है, ये इसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने डेटाबेस के टाइप्स के बारे में बात की। तो डेटाबेस के बहुत टाइप्स होते हैं। डेटाबेसेस को स्टोर करने, बनाने, एक्सेस करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं आप लोगों को तीन तरीके बताता हूँ अभी। अ, तो एसक्यूएल में हम लोग रिलेशनल डेटाबेसेस यूज करते हैं। आप में से जिन लोगों को नहीं पता एसक्यूएल क्या है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बता रहा हूँ। तो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं रिलेशंस के फॉर्म में। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सीधे सीधे शब्दों में उसका मतलब होता है टेबल। और रिलेशन के अंदर होते हैं टपल्स, टपल्स को हम बोलते हैं रोज। और टपल्स के अंदर होते हैं एट्रीब्यूट्स, जिन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में एक वर्कशीट बनाई है, जिसके अंदर कई शीट्स ऐड कर सकता हूँ। तो ये वर्कशीट एक डेटाबेस है। ये पर्टिकुलर शीट जो कि ये है, ये पर्टिकुलर शीट एक टेबल है, एक रिलेशन है। इस रिलेशन में ये एक रो है, ये एक रो है, इन रोज को हम टपल बोलते हैं। ये एक टपल है। और इस टपल के अंदर नेम एट्रीब्यूट, इसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये कॉलम सेल की वैल्यू है, इसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो टपल नंबर, टपल आईडी 1 का नाम रितेश है। तो इस तरह से हम टपल्स को एक्सेस करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का मतलब पूरी तरह से यही होता है। इसमें अलग अलग टेबल्स होती हैं जिनके बीच में हम रिलेशंस तय करते हैं, उन्हें हम एंटिटी या फिर रिलेशन भी बोलते हैं।
ये हो गया रिलेशनल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल नहीं होता, अभी अभी रितेश ने बताया ग्राफ डेटाबेसेस। ग्राफ डेटाबेसेस ग्राफ के फॉर्म में होते हैं, जिसमें ग्राफ नाम के एक मैथमेटिकल डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, जिसमें जो कि वर्टिसीज और एजेस का कलेक्शन होता है, जिसमें हर एज दो वर्टिसीज का कॉम्बिनेशन होता है, और वो डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड हो सकता है ग्राफ। तो ये हो गया ग्राफ डेटाबेस, और इसका मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों को यूज़ केसेस नहीं बता सकता इसके, लेकिन हाँ इसका यूज़ होता है। तीसरा मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के बारे में। डॉक्यूमेंटेड ओरिएंटेड डेटाबेसेस डेटा को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हो गया। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि एरे को भी हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये ऑब्जेक्ट एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। तो अब मैं टर्म्स यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। डेटाबेस को हर जगह हम डेटाबेस ही बोलते हैं। अब मैंने आप लोगों को तीन बताया अभी तक, मैंने आप लोगों को तीन बताए। एक मैंने आप लोगों को बताया रिलेशनल, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, तीसरा मैंने बताया ग्राफ। तो डेटाबेस को तो हम हर जगह वही बोलते हैं। रिलेशनल में इसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम रिलेशन बोलते हैं या फिर टेबल बोलते हैं। डेटा डॉक्यूमेंट बेस्ड में हम लोग इसे कलेक्शन बोलते हैं, और ग्राफ में हम इसे ग्राफ ही बोलते हैं। इसके एक एलिमेंट को हम यहाँ टपल या रो बोलते हैं। डॉक्यूमेंट बेस्ड में हम इसे डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट, और ग्राफ बेस्ड में इसे हम नोड बोलते हैं। तो ये टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें लिख लीजिएगा अलग से। मैं वीडियो वैसे भी डाल दूंगा, मुझे पता है कि अभी कई वीडियोस पेंडिंग हैं, लेकिन मैं डाल दूंगा, मेरे पास सब अवेलेबल हैं। तो मैं सबको बनाकर डाल दूंगा। तो ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसीलिए बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूछा गया था कि मोंगोडीबी का हम यूज क्यों करें जब हमारे पास इतना एफिशिएंट ग्राफ डेटाबेस है। तो देखिए ऐसा होता है कि हम जो डेटाबेस सिस्टम यूज करते हैं, चाहे वो ग्राफ बेस्ड हो, चाहे वो रिलेशन बेस्ड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड हो, हम जिस फॉर्म को एक्सेस करते हैं एक्सटर्नली, उसका इंटरनल स्टोरेज उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट वैसे भी होता ही है। जैसे कि कोई ग्राफ ओरिएंटेड डेटाबेस है तो वो ग्राफ के फॉर्म में स्टोर करेगा, लेकिन जो स्टोर करने का तरीका होगा, मेमोरी में जिस तरह से उसे स्टोर किया जाएगा, वो हमें हमेशा काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी एकमात्र कारण नहीं हो सकता है जो आपको ड्राइव करे नियो फोर जे की जगह मोंगो डीबी या मोंगो डीबी की जगह एसक्यूएल चूज करने को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं कि आपका एप्लीकेशन किस प्रकार के डेटा का स्टोरेज का यूज़ करना पसंद करता है, या फिर आप क्या पसंद करते हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा डेटाबेस सिस्टम यूज़ करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नियो फोर जे ज़्यादा एफिशिएंट है तो आप मोंगो डीबी की जगह उसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये एक ग्राफ डेटाबेस है, वो एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो ये पूरी तरह से आपके एप्लीकेशंस की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर अभी अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को मोंगो डीबी का एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो मोंगो डीबी एक ऐसा डेटाबेस है जो कि मैंने जैसा जैसा कि आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है ऑब्जेक्ट्स, जेसॉन ऑब्जेक्ट्स के रूप में। बल्कि जेसॉन भी नहीं, इसे बीसॉन कहा जाता है। बीसॉन का मतलब होता है बाइनरी जेसॉन। तो यहाँ बीसॉन जेसॉन को बाइनरी रूप में एफिशिएंटली स्टोर करने का एक तरीका भर है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी डेटाबेस सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक सर्वर चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी का एक सर्वर चलाऊंगा।
मैं यहाँ फोल्डर मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने सर्वर यहाँ पर चला दिया है। एक बार सर्वर मैंने चला दिया, उसके बाद मैं सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊंगा। ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अब मैं MongoDB के शेल में हूँ। अब मैं आप लोगों को क्वेरीज लिख कर दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले रितेश ने बात की एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बारे में। तो एक कंफ्यूजन आप लोगों की मैं क्लियर कर दूं। नो एसक्यूएल का मतलब ये नहीं होता नॉट एसक्यूएल, ये नहीं होता है। उसका मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं। जहां हम सिंपल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं वहां पर हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज की जरूरत नहीं होती है, वहां हमें कॉम्प्लेक्सिटीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम उसे स्केल करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस पड़े ताकि हम चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रख सकें। जैसे पाइथन में हमें कोई भी टाइप रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। हम कोई भी टाइप यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, कोई भी इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो वो चीज़ ठीक है, वो पाइथन को सिंपल बनाती है। लेकिन कई बार हमें टाइप चेकिंग की ज़रूरत होती है। कई बार हम चाहते हैं कि वो हमारा काम और आसान करें। भले लोगों को लगता हो कि बिना टाइप चेकिंग के काम आसान हो जाता है, लेकिन कई बार हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो ठीक उसी तरह आगे चलकर जब हम अपनी ज़रूरत के अनुसार हम अपने एप्लीकेशंस में स्ट्रिक्टनेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इसे नो एसक्यूएल कहा जाता है, नॉट ओनली एसक्यूएल, क्योंकि आखिर हम लोग क्वेरीज तो यहाँ भी लिखते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर जैसे मैंने रेस्ट एपीआई में आप लोगों को बताया था, तो रेस्ट एपीआई में हम लोग गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये 4 रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक उसी तरह मोंगोडीबी में भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। शो डीबीएस, यही एसक्यूएल में हम लोग शो डेटाबेसेस लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे 4 डेटाबेसेस दिख रही हैं। अब मैं इनमें से किसी भी एक डेटाबेस को यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई टोटली न्यू डेटाबेस भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यूज डेमो लिख दिया, तो मैं डेमो नाम के डेटाबेस में स्विच हो गया। और वो एग्जिस्ट अभी तक नहीं करता था, लेकिन अब मैं उसमें स्विच हो गया, तो मैं एक एम्प्टी डेटाबेस को अभी एक्सेस कर रहा हूँ। तो अब मैं शो कलेक्शंस करूंगा। यहाँ कलेक्शंस मतलब टेबल्स, जैसे वहाँ टेबल्स होते हैं वैसे यहाँ कलेक्शंस होते हैं। तो शो कलेक्शंस पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि डेमो नाम के डेटाबेस में अभी कोई भी कलेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो कलेक्शन क्रिएट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन कलेक्शन क्रिएट करने की असल में आप लोगों को कभी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने डायरेक्टली यूज डेमो लिखकर डेमो नाम के डेटाबेस में खुद को स्विच कर लिया, मुझे अलग से कोई क्रिएट करने की क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। ठीक उसी तरह किसी भी कलेक्शन को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को अलग से क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अब क्वेरी लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला डीबी लिखते हैं, डेटाबेस डीबी डॉट कलेक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं पीपल रख देता हूँ। अब मैं आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट, सेलेक्ट क्वेरी, फाइंड क्वेरी का एग्जांपल देने वाला हूँ। यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने फाइंड लिखा और मैंने ब्रैकेट्स यूज किए फंक्शन कॉल के लिए, अंदर कुछ भी नहीं भेजा मैंने। ये क्या करेगा, मुझे पीपल नाम के कलेक्शन के अंदर के सारे कंटेंट्स दिखा देगा। तो पीपल नाम का कलेक्शन चूंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैंने जब उसे एक्सेस करने की कोशिश की तो ये मुझे एक एम्प्टी कलेक्शन दे रहा है जिसके अंदर अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो अब मैं पहले इसमें कुछ इंसर्ट करूंगा। तो db डॉट पीपल डॉट इंसर्ट वन। अब इंसर्ट वन के अंदर मैं वो ऑब्जेक्ट लिखूंगा जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं एक जावास्क्रिप्ट का जेसॉन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिसको मैं कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर करता हूँ। नेम, परम, चॉइस, रोड रैश। तो यहाँ ये मैं वही डेटा यूज कर रहा हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को टेबल में दिखाया था। तो यहाँ नेम की है जिसकी वैल्यू परम है, चॉइस की है जिसकी वैल्यू रोड रैश है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सिंपल सी ऑब्जेक्ट बनाई है, जावा जेसॉन ऑब्जेक्ट, जिसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, नेम और चॉइस। मैं अब एंटर दबाऊंगा
तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आया एक्नॉलेज्ड ट्रू, यानी कि ये डेटा इंसर्ट हो गया है। तो अब मैं फिर से फाइंड करता हूँ पीपल नाम के कलेक्शन में। तो यहाँ पे अब ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इसमें आगे डॉट प्रिटी भी लगा दूंगा, तो ये थोड़ा सा सुंदर बनाकर मुझे दिखाएगा। तो देखिए नेम और चॉइस नाम की प्रॉपर्टीज तो हैं इस एकमात्र ऑब्जेक्ट में, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो गई है जो कि है अंडरस्कोर आईडी। तो ये मोंगोडीबी की मोंगोडीबी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हर ऑब्जेक्ट में वो अंडरस्कोर आईडी नाम का एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता है। इसे अवॉइड करने के भी तरीके ज़रूर होते होंगे, हालांकि मुझे कभी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप चाहें तो इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एकमात्र ऑब्जेक्ट जो कि इसमें है उस पे इसने एक आईडी लगा रखी है इस तरह की। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा चेंज करना, तो मैं अब इसमें एक नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूंगा। कि मैंने एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिया। यहाँ मैं इंसर्ट वन का यूज कर रहा हूँ, हम चाहें तो इंसर्ट मैनी करके उसके अंदर एक एरे पास कर सकते हैं, तो वो सबको इंसर्ट कर देगा। डॉट इंसर्ट वन, अब यहाँ मैं मुकुल का पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जब फाइंड करूंगा, ये डॉट प्रिटी क्यों लगा रहा हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे, ताकि थोड़ा सुंदर दिखे। ऐसे ही करूंगा तो मुझे ये दिखेगा। तो ये देखिए मुझे तीन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न हुए हैं, पहला ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ये ऑब्जेक्ट, तीसरा ये ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट का एक नाम है, हर ऑब्जेक्ट की एक चॉइस है। मैं चाहता तो थर्ड वाले ऑब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देता, नेम चॉइस के अलावा लोकेशन भी डाल देता, और ये उसे भी एक्सेप्ट कर लेता। तो रिलेशनल डेटाबेस और इसमें एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि रिलेशनल में हम ये काम नहीं कर सकते। हम नए कॉलम्स अपनी इच्छा से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पूरे टेबल को मैनिपुलेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट की किसी एक्स्ट्रा या किसी अनअवेलेबल प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी तरह के डिफरेंस के लिए हमें पूरे कलेक्शन में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और ये मोंगोडीबी की एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो यहाँ पर वही काम किया मैंने, यहाँ नेम और चॉइस यूज करके तीन ऑब्जेक्ट्स इस कलेक्शन में डाल दिए। कलेक्शन क्या है, एक एरे के फॉर्म में है। तो यहाँ इस कलेक्शन में तीन ऑब्जेक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैंने अभी तक आप लोगों को इसमें कुछ खास क्वेरीज लिख कर दिखाई नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटा इंसर्ट किया है और सारा का सारा डेटा दिखाया है। अब फाइंड के अंदर हम चाहें तो एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। तो मैं फाइंड के अंदर ये लिख देता हूं, सॉरी, ये फाइंड के अंदर मैंने नेम परम लिख दिया। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ नहीं, नेम नाम की प्रॉपर्टी है और वैल्यू परम है। तो ये हर ऑब्जेक्ट में चेक करेगा, और जिस ऑब्जेक्ट के नेम में इसे परम मिल जाएगा ये उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। अगर वैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो जाए होंगे तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करेगा। ये देखिए, तो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। यहाँ पर अगर मैं परम की जगह रितेश लिख दूं तो ये रितेश का ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रोवाइड कर देगा। अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आईडी हो तो मैं उससे भी क्वेरी कर सकता हूं, अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी। देखिए उससे भी मैं क्वेरी कर सकता हूं। अगर मैं देखना चाहूं कि कितने लोगों को कैंडी क्रश पसंद है, मैं उस तरह से भी क्वेरी कर सकता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं एक ही इंसान को पसंद है और वो रितेश है। तो यहाँ पर मैंने फाइंड के अंदर पैरामीटर्स पास करके कुछ क्वेरीज की। अब मुझे पता चला कि नहीं, रितेश को कैंडी क्रश नहीं पसंद है, रितेश को कुछ और ही पसंद है। तो मुझे उसके लिए रितेश के ऑब्जेक्ट में कुछ अपडेट्स करने होंगे। तो तो अपडेट्स करने के लिए हम लोग जिसका यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अपडेट क्वेरीज। ये ठीक उसी तरह है जैसे पुट रिक्वेस्ट होते हैं रेस्ट एपीआई में और एसक्यूएल में अपडेट क्वेरीज होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग
db डॉट people डॉट अपडेट 1। अपडेट मैंने भी अपडेट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपडेट 1 कर रहा हूँ। तो पहले मैं वो ऑब्जेक्ट लिखूंगा जो मुझे फेच करना है। तो नेम रितेश, उसके बाद मैं बता दूंगा कि मुझे क्या अपडेट्स करने हैं। तो उसको बताने का तरीका होता है यहाँ पर, जैसे डॉलर सेट, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट चॉइस नथिंग। तो ये क्या करेगा, रितेश नाम के पहले उस ऑब्जेक्ट को फेच करेगा जो इस प्रॉपर्टी को मैच करेगा। बाद में ये डॉलर सेट से मैं बता रहा हूँ कि क्या इसे सेट करना है, उन ऑब्जेक्ट्स की चॉइस को नथिंग कर देगा जो इसने सेलेक्ट की है। तो अब मैं जरा फिर से फाइंड करके देखता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर चॉइस नथिंग हो गई है। ठीक उसी तरह मैं चाहूँ तो यही चीज अब अगर मैं यहाँ पहले वाले में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देता और यहाँ अपडेट मैंने यूज करता, तो ये सबकी चॉइस नथिंग कर देता। dv डॉट पीपल डॉट फाइंड चॉइस नथिंग। तो यहाँ पे मुझे तीनों ऑब्जेक्ट्स मिल रही हैं, क्योंकि मैंने गलती से अपडेट मैनी क्वेरी के अंदर कोई भी आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट नहीं डाला, जिसकी वजह से इसने हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। तो ये दिक्कत यहाँ भी है, एसक्यूएल में भी है, और इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमें क्वेरी लिखते समय संभल कर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह अब मैंने आप लोगों को इंसर्ट क्वेरी का एग्जांपल दिखा दिया, मैंने फाइंड का दिखा दिया, अपडेट का दिखा दिया। उसी तरह हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो db डॉट कलेक्शन का नाम people डॉट डिलीट, अब डिलीट 1 भी कर सकते हैं, डिलीट मैनी भी कर सकते हैं, डिलीट 1। और इसके अंदर मैं आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट पास करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो ऑब्जेक्ट डिलीट कर दूं जिसके नेम में परम हो। तो देखिए यहाँ पर एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट 1 आ गया, यानी कि एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, और वो वही ऑब्जेक्ट था जो कि मेरे आइडेंटिफायर द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। देखिए परम नाम का ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उसी तरह मैं चाहता तो क्वेरी में और कोई कुछ भी डाल सकता था, जैसे कि db डॉट पीपल डॉट डिलीट 1 डिलीट मैनी, और इसके अंदर मैं क्वेरी लिख देता हूँ चॉइस नथिंग। तो यहाँ पर चॉइस नथिंग चूंकि हर यूजर का यही है, तो ये हर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना पास करूं तो भी ये वही काम करेगा, तो भी ये वही काम करेगा। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने से इसने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए। तो इसमें पासवर्ड का कुछ नहीं है जैसे एसक्यूएल में पासवर्ड का है। तो देखो सर्वर मैंने चलाया है, सर्वर का ऑथेंटिकेशन क्या है ये मैं डिसाइड करूंगा। मैंने अभी सर्वर जब यहाँ पर चलाया तो मैंने इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन मेथड डाला ही नहीं, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट है, और जो कोई भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है वो इसके डेटाबेसेस को मैनिपुलेट कर सकता है। मैं चाहता तो यहाँ सर्वर में यूजर और पासवर्ड सेट कर देता, तो फिर इधर मैं चलाते समय मुझे यहाँ पर उसे चलाते समय एक्सेस करते समय मुझे यूजर और पासवर्ड डालना पड़ता, लेकिन मुझे नहीं डालना पड़ा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सेट नहीं किया था। एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है, मोंगोडीबी की भी अपनी एक क्वेरी लैंग्वेज है, लेकिन डेटाबेस सिस्टम और क्वेरी लैंग्वेजेस दो अलग चीज होती हैं। जैसे यहाँ मोंगोडीबी एक पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम है, माई एसक्यूएल एक पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम है, ओरेकल एक पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम है। ओरेकल और माई एसक्यूएल एसक्यूएल का यूज करते हैं, मोंगोडीबी अपनी खुद की क्वेरी लैंग्वेज का यूज करती है। ऐसे तरह तरह के डेटाबेसेस होते हैं, तो उन्हीं में से एक मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मोंगोडीबी इंथुजियास्ट एग्जिस्ट करते हैं इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से और जेसॉन की वजह से, क्योंकि इसमें डेटा को हम डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, जेसॉन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को मोटिवेट करता है इसे यूज़ करने
करने को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से इसे इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान होता है और हम अपने वेब एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। यही एकमात्र कारण है कि जो लोग फ्रंट एंड वेब स्टैक्स पढ़ते हैं उन्हें मोंगोडीबी काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। वाई वर वी यूजिंग डॉट प्रिटी, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये है, बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रख सकता हूँ और ऐसे ही असल में ये स्टोर भी होगा, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट तरीका है इसे स्टोर करने का, झूठ मूठ के स्पेसेस और झूठ मूठ का वाइट स्पेस नहीं। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ, तब मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखे, तो इसीलिए मैं इसे कुछ इस तरह से रखूँगा और मैं और प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखाऊँगा। तो ये जो काम मैंने यहाँ पे किया, इसी को हम लोग प्रेटिफिकेशन बोलते हैं, और जब मैं इसे पहले की तरह कर दूं तो उसे डर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रिटी लगाने के का पर्पज़ यही था कि मैं डेटा को प्रिटी फॉर्म में देखना चाहता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो, इसीलिए मैंने यहाँ उसका यूज़ किया। तो रितेश ने जिस तरह से आप लोगों को Neo4j का एक सैंडबॉक्स दिखाया, MongoDB का भी एक प्लेग्राउंड होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसका आप लोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं डीबी दिखाता हूँ। एटलस, एटलस दिखा दो, हाँ, एटलस दिखा दो, एटलस। एटलस है शायद से, लेकिन मोंगोडीबी एटलस में तो प्लेग्राउंड है। रजिस्टर करना पड़ेगा ना रितेश। हाँ हाँ देखो, हाँ। देखो एटलस होता क्या है मैं बताता हूँ। एटलस एक ऑनलाइन डेटाबेसेस का कलेक्शन है। जैसे मैंने यहाँ सर्वर लोकली होस्ट किया है, आप लोग अगर एटलस में रजिस्टर करेंगे तो वो एक ऑनलाइन सर्विस है डेटाबेसेस को स्टोर करने की, जो कि मोंगोडीबी द्वारा ऑफिशियली दी गई है आप लोगों को, तो आप लोग उसका डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कलेक्शन है, एक कलेक्शन है जिसका नाम भी कलेक्शन है, और इस कलेक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक की नाम की प्रॉपर्टी 1 है। मैं यहाँ पे चलिए एडिट कर देता हूँ इसे थोड़ा। नेम, नेम परम कर दिया, चॉइस रो डैश कर दिया। ठीक उसी तरह मैंने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, नेम रितेश कर दिया, चॉइस कैंडी क्रश कर दिया। अब मैं यहाँ db डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम यहाँ पर कलेक्शन ही है, डॉट फाइंड लिखूंगा और मैं रन पे क्लिक करूंगा या फिर कंट्रोल एंटर दबाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया। अगर इस फाइंड के अंदर मैं एक आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट पास करूंगा, चॉइस कैंडी क्रश, और कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, और ये एक एरे है। असल में इस एरे में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है क्योंकि मैंने फाइंड का यूज़ किया है। फाइंड हमेशा एक एरे रिटर्न करता है। अब मैं कैंडी क्रश हो कर देता तो कुछ नहीं रिटर्न होता, तो एम्प्टी एरे आता मेरे पास। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही मिले तो मैं फाइंड 1 लिखूंगा, तो फिर मुझे एक ही रिटर्न करेगा ये। अब यहाँ पर ये नहीं सपोर्टेड है क्योंकि ये शायद पुराना वर्जन है, लेकिन जो नया वर्जन है मोंगोडीबी का उसमें ये चीज़ अवेलेबल है, या फिर शायद मैं ही गलत कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है, इस तरह से हम कलेक्शंस में क्वेरी लिख सकते हैं। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर मोंगोडीबी को टेस्ट कर सकते हैं एक बार, उसके बिना दिखाना करके प्लीज़, क्या डिफरेंस आता है। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ। db डॉट कलेक्शन, कलेक्शन क्या, पीपल ना, db डॉट पीपल डॉट इंसर्ट 1 नेम स्वप्निल चॉइस पियानो। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, db डॉट पीपल डॉट फाइंड। जो देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। यहाँ कम से कम वाइट स्पेसेस का यूज़ हुआ है, एक वाइट स्पेस कोलन के पहले, एक बाद में, एक ब्रेस के बाद में, एक ब्रेस के पहले, तो इस तरह से कॉमा के बाद में।
तो यहाँ पे बहुत कम वाइट स्पेसेस का यूज हुआ है। मैं अगर इसे और प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डॉट प्रिटी लगा दूंगा, जिससे कि मुझे यही ऑब्जेक्ट या फिर आने वाले और ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जिससे कि मेरा उन्हें ऑब्जर्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस यही एक कारण है जो मैंने प्रिटी लगा रखा था। अब आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछें। अरे हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, मैं वो ही बता दूं। शिखर ने बोला था ना, हाउ कैन वी ऐड दिस डेटाबेस इनसाइड एन ऐप। तो देखो शिखर, डेटाबेस हमेशा आइसोलेटेड रहता है। डेटाबेस को हमें हमेशा अलग से होस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ सर्वर होस्ट किया है, तो इस तरह से सर्वर मुझे मोंगोडीबी का होस्ट अलग से करना ही पड़ेगा। बाद में इस सर्वर से मुझे अपने एप्लीकेशन को इस तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि वो इस सर्वर की एपीआई पर रिक्वेस्ट भेजकर सारे डेटा मैनिपुलेशंस करे। चाहे वो एसक्यूएल हो, चाहे वो पीएचपी और एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट और एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट और मोंगोडीबी का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो पाइथन और मोंगोडीबी का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो सी प्लस प्लस और न्यू फोर जे का कॉम्बिनेशन हो, सब में यही काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी लैंग्वेज में ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजने का, एपीआई रिक्वेस्ट भेजने का की फैसिलिटी तो लगभग हर लैंग्वेज में हमारे पास अवेलेबल है। बस ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई और आसान बनाने के लिए कई बार हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, कई बार हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, और अगर होते हैं तो हम उनका यूजेज प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमारा काम आसान भी करते हैं और वो एरर्स को कम भी करते हैं। अब आप लोग जो चाहें पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी की चीज भी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, पूछ लो किसी को कुछ भी। हाँ मुकुल, पूछो। हाँ हाँ, कुछ भी किसी को पूछो। जैसे हम लोग सी सी प्लस प्लस इन सब में प्रॉपर हर एक चीज को एक मॉड्यूल के अंदर रखते हैं, है ना। हम्म। हम्म। तो ऐसा जेसॉन और इन सब में नहीं होता। हम सीधा चालू कर देते हैं लिखना और वो ऑटोमेटिक ले लेता है हर चीज। देखो, या फिर ऐसा अभी है हम ना। प्रीनोट यूज कर रहे हैं इसलिए चलता है ऐसा। हाँ हाँ, वो तुम सही कह रहे हो। असल में जेसॉन की सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसमें हर बार हमें एक अलग से स्कीमा नहीं डिफाइन करना होता। हमें ये नहीं बताना होता कि ऑब्जेक्ट में नेम और चॉइस होना कंपलसरी है, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर ऑब्जेक्ट में यही होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें हाँ नहीं वो करनी पड़ती है, काम आसान हो जाता है हमारा। लेकिन जैसा कि तुमने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कई बार सिंप्लिसिटी हमारा सबसे बड़ा शत्रु होती है, क्योंकि हम जितना सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे एप्लीकेशन में बग्स उतने बढ़ जाते हैं और हमारे एप्लीकेशन के फेल होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। अगर गलती से मैंने चॉइस की जगह कॉइस लिख दिया, तो फिर मेरा का पूरा एप्लीकेशन काम करना बंद कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए कई बार हम इस टाइप के रूल्स इन्फोर्स करते हैं। जैसा कि तुमने कहा ना कि हम डायरेक्टली शुरू कर देते हैं, तो मैंने भी तुम लोग को एग्जांपल दिखाया नहीं है, लेकिन जब मंगूज तुम लोग देखोगे या फिर और भी एग्जांपल्स देखोगे इसके, तो हम मोंगोडीबी में भी कई बार स्कीमा को इन्फोर्स करते हैं। हम लोग जेसॉन में भी स्कीमा को इन्फोर्स करते हैं। जेसॉन में स्कीमा को इन्फोर्स करने का भी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो कि मुझे अभी तक नहीं आता क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, डॉलर स्कीमा नाम की प्रॉपर्टी सेट करनी रहती है, जिसमें हम उसका स्कीमा बताते हैं। तो हाँ, स्कीमा हम यूज़ करते हैं। यहाँ स्कीमा का मतलब वही है, क्लास। क्लास मतलब किस तरह का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम पहले से डिफाइन कर दें कि हाँ, ये चीज़ एक कार है, जिसके बाद हम किसी भी कार को देखें तो हम जानते हैं कि हाँ, उस कार में एक पहियों की संख्या होगी, उस कार का एक रंग होगा, उस कार का एक ब्रांड होगा, उस कार की एक शक्ति होगी, उस कार की उस कार में सीट्स की कोई संख्या होगी। तो ये हम कैसे जानते हैं? अब मैं ये तो बोल नहीं सकता कि इंसान में सीट्स की संख्या होगी, क्योंकि इंसान में सीट्स नहीं होते, लेकिन कार्स में होती हैं। तो हमने कार की एक क्लास डिफाइन कर रखी है। तो यहाँ जब मैं स्कीमा बोलता हूँ तो इसका यही मतलब है। ठीक उसी तरह जेसॉन में एक एरे है जिसमें कई ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस एरे की हर ऑब्जेक्ट का हमने अलग से स्कीमा अगर डिफाइन कर रखा हो और इन्फोर्स कर रखा हो, तो हम उसमें दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स नहीं इंसर्ट कर सकते। किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मिसिंग होती है,
मान लो जैसे किसी बच्चे का कुछ नाम ही नहीं है या कुछ चॉइस ही नहीं है, तो उस केस में हम उस प्रॉपर्टी को नल कर देते हैं, लेकिन हमें वैल्यू डालनी होती है। ये बात एसक्यूएल यूजर्स को पता होगी, क्योंकि हम उसमें कॉलम्स की संख्या हमें फिक्स्ड रखनी होती है हर टेबल में। नल हम्म डालना पड़ता था। तो ये चीज़ हमें इन्फोर्स करनी पड़ती है, और करते ही हैं। कोई भी ऐसा बड़ा स्केलेबल एप्लीकेशन नहीं है जहां पर हम एक स्कीमा को इन्फोर्स नहीं करते, कोई भी नहीं है, चाहे हम उसमें कोई भी डेटाबेस मॉडल यूज करें। हाँ मुकुल, पूछना है कुछ? हाँ हाँ भैया, मेरा क्वेश्चन था ये कि मेरी आवाज आ रहा है ना पहले? हाँ हाँ। हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, बोलो। हाँ, क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे आपने स्वप्निल का ऐड करने का डाला, पहली बार में आप बस स्वप्निल डालें, फिर दूसरी बार में उसका चॉइस डालें, ये था। अच्छा, तो ये हो जैसे अगर सकता है, सेम ये हो नेम का सकता है, या फिर मैं दो, एक ही अगर ऑब्जेक्ट पास जैसे कर दूं जिसमें स्वप्निल नेम और और चॉइस हो। स्वप्निल, हाँ, तो मतलब जैसे पहली बार में आपने बस स्वप्निल नेम का दो पास किया, हम्म फिर दूसरी बार में आप जब चॉइस डाल रहे हैं, तो वो हम्म किस स्वप्निल पे जाएगा? दोनों पे जाएगा कि सिंगल, मतलब किसी को देगा कि क्या करेगा? अच्छा, मैं समझ गया। तो तुम कहना चाह रहे हो कि उसके दो लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स। आईडी से वो कर सकते हाँ, आईडी से कर सकते हैं, रितेश ने सही बोला। जैसे देखो, हैं। आईडी तुम से कहना किसी तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने दो स्वप्निल डाल दिए, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, जैसे कि आपने दो स्वप्निल, मतलब कि सेम नेम का अगर दो आदमी है, हम्म। तो उस कंडीशन में तो होगा ना कि स्वप्निल स्वप्निल ही डाले। तो अब वैसे में आईडी तो इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ जैसे हाँ हाँ। आईडी जो जनरेट हो रहा था वो तो बहुत लंबा है। उसके लिए हम्म। तुम्हें फर्स्ट तो के 3 या 4 डिजिट डालोगे, वो डिफरेंशिएट हो जाता है। पूरी लिखने की हाँ, ज़रूरत नहीं होती। देखो वो 2-3 डिजिट डालो, वो डिफरेंशिएट हो जाता है, और बाकी आईडी को मतलब रेंडर कर सकते हो, तुम आईडी को चेंज कर सकते हो। परम ने भी बताया था कि हाँ आईडी को तुम कुछ हाँ, भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो उसकी तुम जगह। डिफ़ॉल्ट रूप से, तुम अगर मोंगोडीबी के द्वारा प्रोवाइडेड डिफ़ॉल्ट आईडी नहीं यूज़ करना चाहते, तो तुम अपनी खुद की आईडी डिफाइन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। जब तुमने एप्लीकेशन अपना बना रखा है, तो उसमें तुम ऐसा सिस्टम बना सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली एक आईडी जनरेट कर दे। जैसे एनरोलमेंट नंबर नाम की एक प्रॉपर्टी जनरेट कर दे, जब भी हम उसमें कुछ नया इंसर्ट करें, तो उसका एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होकर उसमें सेट हो जाए। तो जैसे कि तुमने बोला कि ऑब्जेक्ट आईडी से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट आईडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो हाँ, तुम्हें उस पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो उस फंक्शनैलिटी को पूरी तरह से हटा भी सकते हो, तुम चाहो तो अपनी खुद की सेट कर सकते हो। जैसे ऑटो इंक्रीमेंट नाम की एक चीज़ होती है एसक्यूएल में। तो अगर तुमने किसी कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है, तो कुछ भी तुम इंसर्ट करोगे, तो जो पिछली मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करके वो उसमें सेट कर देगा। तो जैसे मैंने स्वप्निल इंसर्ट किया तो उसको आईडी 1 मिल गई, फिर मैंने मुकुल इंसर्ट किया तो उसको आईडी 2 मिल गई, कृति इंसर्ट किया तो आईडी 3 मिल गई, शिखर इंसर्ट किया 4 मिल गई। तो इस तरह से मोंगो डीबी में भी हम ये काम कर सकते हैं। हो सकता है मोंगो में नेटिवली ना होता हो, लेकिन हम अपना खुद का इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसमें ये चीज़ होती है। और उतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मैं बता दूंगा वो भी। और कुछ? ठीक है। और किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछ लो यार। किसी को कुछ बताना हो, कुछ भी पूछना हो, पूछ लो। अरे हाँ, जैसे जावास्क्रिप्ट हम हाँ, एचटीएमएल के अंदर यूज करते हैं, जेसॉन ऐसे कहाँ इंटीग्रेट करते हैं हम, या फिर वो ऐसे इंडिपेंडेंट? जेसॉन एक इंडिपेंडेंट सिंटैक्स टाइप है। हर डेटा को सिंप्लीफाइड करना है तो जेसॉन यूज कर सकते हो। हाँ, बोलो परम। देखो, JSON का इस्तेमाल कहीं भी परम, डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं होता है। मतलब छोटे एप्लीकेशंस में हो भी सकता है। JSON सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा का। JSON का इस्तेमाल मैंने जैसा कि बताया, सबसे ज़्यादा होता है फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस में, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजने के लिए, है ना? तो JSON का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेटा वो तो भेजने के ठीक है। लिए किया जाता है। उसे स्टोर करते समय, इंटरनली स्टोर करते समय किसी और ही तरह स्टोर किया जाता है। जैसे मोंगोडीबी में मुझे दिखा तो डेटा जेसॉन रहा है, लेकिन वो इंटरनली जब इसे स्टोर करता होगा, तो वो इसे किसी और तरीके से, किसी एफिशिएंट तरीके से स्टोर करता होगा। और वो कैसे है ये मुझे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो चीज़ एब्स्ट्रैक्टेड है। तो जेसॉन का इस्तेमाल हम फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं, या फिर एपीआईज में करते हैं। तो जेसॉन कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट में जिस तरह से ऑब्जेक्ट होता है उसी को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये तब बनाया गया था जब एक्सएमएल लोगों को काफी मुश्किल लगने लगा था। एक्सएमएल असल में एचटीएमएल जैसा होता है। तुम्हारा और जैसे ये हो गया, वाईएमएल हो गया। हम्म वाईएमएल बताया था, हाँ, सर्कल सीआई वाले में बताया था। वाईएमएल हो गया, और तुम्हारा एक्सएमएल हो गया। तो ये सारी चीजें
एक रिप्रेजेंटेशन सिंटेक्स फॉर्म है और इनको यूज तो नहीं करते, बहुत कम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते इनका। वो बैकएंड में खुद ही इंप्लीमेंट हो जाते हैं सारे। बिकॉज इट यूजेस जेसॉन फॉर्मेट। हाँ बिल्कुल, हाँ ये जेसॉन फॉर्मेट नहीं कह हम्म, सकते, डॉक्यूमेंट्स यूज करता है। हाँ ये इसीलिए यही एक सबसे सबसे अच्छी चीज़ है इसकी, जो इसे सिंपल बना देती है, जिसकी वजह से ये सिंपल हो जाता है और इसको यूज़ करना आसान हो जाता है। एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करना भी आसान इसीलिए होता है इसको, क्योंकि हमारे पास कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं पहले से। ये भी MongoDB की एक बहुत अच्छी खासियत है। स्वप्निल और मुकुल के अलावा किसी को सवाल नहीं है क्या? सब कुछ समझ में आ गया, या फिर सब लोग पूछ नहीं पा रहे? कृति, शिखर, वाणी, आस्था MongoDB नहीं? हाँ MongoDB के रिलेटेड नहीं, किसी कोई भी रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी कंटेंट एकेडमिक्स, कुछ भी पूछ लो कुछ। थोड़ा थोड़ा कोई आ गया, ओरिएंटेड नहीं है सेशन किसी चीज बस का। थोड़ा थोड़ा आ गया तो काफ़ी है वाणी। मैं प्लेग्राउंड की लिंक तो शेयर कर ही दूंगा डॉक्यूमेंट में, तो तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करके उसे देख लेना, बस तुम लोग को समझ में आ जाएगा। आगे चल के जब भी तुम लोग कोई वेब एप्लीकेशन बनाओगे और तुमको ध्यान आएगा कि हाँ हमें इसमें डेटा स्टोर करना है, या फिर डेटा डेटा से कनेक्ट करना है, डेटा भेजना या स्टोर करना है, तो तुम लोगों को पता रहेगा कि अच्छा हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो तो फिर तुम लोगों को उसमें मेहनत लगेगी सीखने में, हालांकि वो भी हम लोग बताने के लिए होंगे। तो थोड़ा बहुत आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। या आई प्रैक्टिस। बहुत अच्छा। आज का मीट काफ़ी प्रोडक्टिव था। ओह, तो पहले के नहीं थे इसका मतलब। नहीं, पहले इंटरेक्शन वन पे रहता था ऐसा लगता था। अरे देखो, हम लोग स्टेप्स में हम लोग एक ऑर्डर में मीटिंग्स रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हर बार हम लोग जो बताएं उसके लिए कोई पिछली नॉलेज का यूज़ हो, जो हमने पहले बताया हो उसका यूज़ हो। तो यहाँ पर MongoDB रखा। MongoDB में देखो तुम लोगों को जेसॉन के बारे में भी यूज़ हुआ, रेस्ट एपीआई का भी यूज़ हुआ, और GraphQL रितेश ने बताया था। GraphQL, रेस्ट एपीआई की जगह GraphQL क्यों यूज़ करते हैं, रेस्ट एपीआई की कमजोरी बताई थी। तो वो कमजोरी भी यहाँ MongoDB में खत्म हो जाती है, तुम लोगों ने देखा। बस ये है कि MongoDB कोई एपीआई नहीं है, ये डेटाबेस सिस्टम है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ नेम चाहिए। तो ये सब भी हम लोग, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये MongoDB है। ये जो परम ने बताया MongoDB है, उससे पहले वाला जो है वो Neo4j है, वो ग्राफ Neo4j है, ओरिएंटेड हाँ। डेटाबेस है। वो ग्राफ एक ओरिएंटेड है। ग्राफ डेटा हाँ एक ग्राफ डेटा एक ग्राफ डेटा मतलब जैसे तुम्हें कभी भी जैसे सोशल नेटवर्क्स बनाने हैं ना, जैसे फेसबुक के नेटवर्क्स बनाने, या फिर तुम्हें कोई ऐसी चीज डिजाइन करनी है जो नेटवर्क्स के बेसिस पे है, जैसे ग्राफ क्रिएट करने, तो Neo4j उसमें बेस्ट है। तो उसको करने को तुम हर चीज रिलेशनल डेटाबेस से कर सकते हो, पर वही है कि इतना खास नहीं रहता वो चीजें। लेकिन याद रखना, एफिशिएंसी लगभग लगभग सबकी मान सेम होती है। लो अब ये है कि कोई ग्राफ ओरिएंटेड है तो हाँ वो ग्राफ के लिए बेहतर है, कोई डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है तो वो डॉक्यूमेंट्स के लिए बेहतर है, कोई रिलेशनल ओरिएंटेड है तो रिलेशनल के लिए बेहतर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वेरी लैंग्वेज और इंटरफेस पे डिपेंड करता है। बाकी एफिशिएंसी सबकी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि अगर वो डेटाबेस सिस्टम किसी भी बड़े एप्लीकेशन में यूज होता है तो जाहिर सी बात है कि वो एफिशिएंट होता होगा। इज दैट रॉक सॉलिड के मर्न ही यूज करना है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो मर्न और मीन शब्द जानता भी नहीं हूँ, मैं तो उल्टा जैसे सबको इसमें जो मिक्स करके यूज करता इंडिविजुअल हूँ। एलिमेंट्स हैं इसके, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, रुक जाओ हाँ हाँ बोलो ये सपनन बोलो। जरूरी नहीं है ना कि साथ में सेम ग्रुप में जब भी यूज हो। मैं नहीं सेपरेट नहीं, नहीं नहीं चीज वो पसंद है वो भी यूज कर सकता हूँ ना पॉपुलर MongoDB स्टैक्स हैं। MongoDB की जगह तुम n लगा दो, नन हो जाएगा। हाँ वो पॉपुलर कोई भी स्टैक्स हैं। कुछ भी लगा दो यार, असल में ये इसमें कोई मर्न, जरूरी नहीं है तो एक हाँ 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 बोलो रितेश। हम्म। मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम बोलो बोलो बोलो। असल में मर्न बहुत बोल पावरफुल रहे थे ना स्टैक परम है। बोल। MongoDB बहुत अच्छा डेटाबेस सिस्टम है। एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा बैकएंड सर्वर बनाने वाला मॉड्यूल है। रिएक्ट बहुत ही अच्छा फ्रंट एंड मॉड्यूल है। और नोड जेएस, एक्सप्रेस और रिएक्ट को चलाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो नोड जेएस है। तो इसीलिए मर्न इतना बोला जाता है। मीन में रिएक्ट की जगह एंगुलर आ जाता है। एंगुलर भी बहुत पावरफुल है। बस ये है कि एंगुलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कभी भी डिस्करेज नहीं करता तुम लोग को यूज़ करने के लिए। एंगुलर तुम लोग यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और अगर उसकी जगह वी डाल दो तो मेवन हो जाएगा। मोंगो एक्सप्रेस
व्यू Vue.js आ जाएगा। Vue.js और Node.js। तो ये सब स्टैक्स हैं, और इन स्टैक्स के थोड़ा बाहर अगर तुम निकलो तो तुम्हें एहसास होगा कि एक अलग दुनिया चलती है, PHP वालों की भी चलती है। और एक लेम स्टैक होता है, लैम्प स्टैक होता है, लाइनक्स, अपाची, एम से क्या होता है मैं भूल गया, पी से PHP एम होता से है। शायद से वो नहीं, अब पी से PHP हो सकता है, एम से डेटाबेस है क्या, एम से कोई, रुको, एम डेटाबेस है हाँ, कोई, एम से शायद कुछ है। लाइनक्स, अपाची, लैब्स है कोई। PHP या पर्ल, पी से PHP या पर्ल दोनों होता है। क्या PHP वर्थ है सीखने के? हाँ, PHP में भी तुम लोग MongoDB कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते। ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, PHP हो गया, Node.js में एक्सप्रेस हो गया, Node.js खुद भी हो गया, तुम बिना एक्सप्रेस के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पाइथन में फ्लास्क और Django हो गए, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स हैं, खासकर बैकएंड फ्रेमवर्क्स, तो सीखने के लायक तो बिल्कुल है। PHP देखो, हम बात करते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं Node.js जैसी, पाइथन जैसी, तो अब PHP का यूज़ क्यों करें? ठीक है, क्योंकि हम नए ज़माने से हैं, तो इसीलिए हम नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। लेकिन हम इस सच्चाई को नहीं नकार सकते कि अभी भी दुनिया के 80% एप्लीकेशंस PHP का यूज़ करते हैं। तो अगर हम PHP सीखें तो इसमें क्या खराब है? हम उन 80% एप्लीकेशंस के काम करने के तरीके को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारे लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। अगर हम इंटर्नशिप्स की तलाश कर रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर हम एथिकल हैकर हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। और अगर हम खुद डेवलपर भी हैं तो हम हर एक बैकएंड लैंग्वेज की कमज़ोरी और ताकत के बारे में जानते हैं। तो PHP सीखने लायक बिल्कुल है, मैंने खुद सीख रखी है। खासकर आसान उसे ये बनाता है कि वो एकदम सी जैसा है, उसका सिंटैक्स एकदम सी जैसा है, और सी मुझे बहुत पसंद है, तुम लोगों को पता ही है। तो इसीलिए मुझे PHP भी अच्छा लगता है, और PHP भी बहुत एफिशिएंट है। जिस तरह से बाकी सब एफिशिएंट है, PHP भी बहुत एफिशिएंट है, बल्कि PHP थोड़ा ज़्यादा ही एफिशिएंट है। अगर तुम लोगों को बड़े एप्लीकेशंस, बहुत बड़े एप्लीकेशंस बनाने हो तो उसमें PHP यूज़ कर सकते हो, क्योंकि और PHP में भी अब अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, जैसे कि लारावेल है, लारावेल रितेश ने बताया था, एक PHP का फ्रेमवर्क है और मॉडर्न फ्रेमवर्क है। तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि पुराने ज़माने का है, मॉडर्न फ्रेमवर्क है, पावरफुल फ्रेमवर्क है। और PHP का यूज़ कई जगहों पर होता भी है, जैसे फेसबुक क्वेरी लैंग्वेज के रूप में, फ्रंट एंड क्वेरी लैंग्वेज के रूप में, रिक्वेस्ट के लैंग्वेज के, API लैंग्वेज के रूप में GraphQL यूज़ करता है। बैकएंड में फेसबुक भी PHP का ही यूज़ करता है। तुम PHP फेसबुक के वाइट हैट वाले पेज पे जाओगे, उसमें जाके डिटेल्स देखोगे तो तुम लोग को पता चल